कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के भारत टूटा हुआ है बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन पर हमला बोला है। बीजेपी नेता राम कदम ने मणिशंकर अय्यर के इस बयान को लेकर उन्हें आड़े हाथ लेते हुए ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस नेताओं को शर्म आनी चाहिए। वे कह रहे हैं कि भारत टूटा हुआ है और वो जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के चमचे कम से कम देश के साहसी जवानों के बारे में तो सोचा होता। भारत को नीचा दिखाने में कांग्रेस नेताओं में इतनी होड़ क्यों लगी है? वहीं राम कदम से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर जमकर खरी खोटी सुनाई थी। शहजाद पूनावाला ने कहा कि 1947 के विभाजन के दौरान ही भारत टूटा था। इसके लिए कांग्रेस को धन्यवाद। उन्होंने ट्वीट किया कि कांग्रेस खुद राजस्थान से लेकर कर्नाटक तक एक बार फिर से सरदार पटेल को कमजोर करने के लिए टूट गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा लोकसभा सांसद एवं दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली में निरंतर बढ़ रहे प्रदूषण और पर्यावरण की बद से बदतर होती स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2022 का वर्ष बीते 4 साल में सर्वाधिक प्रदूषित रहा और इस वर्ष यमुना की स्थिति भी पहले से बदहाल हुई और ऐसी स्थिति के लिए 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री चुने गए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री ओछी राजनीति और दोषारोपण के खेल के अलावा दिल्ली के बेहतरी के लिए उन्होंने एक भी कारगर कदम नहीं उठाया। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली की 2 करोड़ से अधिक जनसंख्या के लिए 15,000 बसों की जरूरत थी, लेकिन दिल्ली सरकार वहां भी कुछ नहीं कर सकी। तिवारी ने कहा कि उनकी सरकार ने अन्य राज्यों में अपने चेहरे को चमकाने के लिए प्रचार पर खर्च किया। उतना पैसा अगर प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए खर्च किया होता तो शायद दिल्ली के लोगों की सांसें जहरीली ना होती और प्रदूषण की स्थिति भी दायरे में होती। कश्मीर में आतंक पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस और सेना लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में आज सुबह 7 बजे जम्मू से सटे सिद्दड़ा पुल पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे जाने की सूचना है। एडीजीपी मुकेश सिंह ने बताया कि जम्मू के सिद्दड़ा इलाके में मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस के अनुसार जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिद्दड़ा बाईपास क्षेत्र में तवे पुल के पास घने कोहरे के बीच सुबह तड़के आतंकी ट्रक में छिपे थे और जम्मू से कश्मीर की ओर जा रहे थे। पुलिस ने ट्रक रोकने का निर्देश दिया तो गोलीबारी शुरू हो गई। मारे गए आतंकियों से 7 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल समेत अन्य गोला बारूद बरामद किया गया है। बता दें कि एक सप्ताह पहले शोपियां जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए थे। समूचे उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी यूपी में घने कोहरे का अनुमान है। वहीं कोहरे को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि इन राज्यों में अभी अगले दिन से 4 दिन घने कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। बता दें, राजस्थान के चूरू में सबसे खराब स्थिति रही। यहाँ न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। मौसम विभाग के अनुसार चूरू में मंगलवार को न्यूनतम तापमान -0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने जो पूर्व अनुमान बताया है, उससे दिल्ली और आसपास के उत्तरी इलाकों के लोगों को ठंड से राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। आज और कल कड़ाके की ठंड का सिलसिला जारी रहेगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ओलंपिक 2036 की मेजबानी को लेकर कहा कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोली लगाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA के साथ मिलकर सरकार एक रोड मैप तैयार कर रही है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं गुजरात सरकार इस खेलों के महाकुंभ की मेजबानी हासिल करने की तैयारी भी शुरू कर चुकी है। बता दें कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और सरकार अहमदाबाद शहर में ओलंपिक मेजबानी चाहते हैं। हिंदुस्तान की सेना का सम्मान दुनिया भर में किया जाता है। स्कॉटलैंड में भारतीय सेना का स्मारक बनने जा रहा है। ब्रिटेन के एक नगर परिषद ने ब्रिटिश सेना में 40 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों की सेवा और बलिदान को मान्यता देने के लिए स्कॉटलैंड में एक स्मारक बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। वहीं ग्लासगो टाइम्स ने बताया कि ग्लासगो में एक आर्ट गैलरी और म्यूजियम के पास आने वाले स्मारक की योजना रंगीन हेरिटेज द्वारा प्रस्तुत की गई थी। बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी ने कहा है कि 3 सीमा हाटों में से जो बांग्लादेश भारत सीमा पर व्यापारिक चौकियां हैं और महामारी के कारण बंद थे, उनमें से एक चालू है और दूसरी जल्द ही खुलेगी। बांग्लादेश भारत वाणिज्य मंत्री स्तर की बैठक के बाद मुंशी ने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सीमावर्ती हाटों को फिर से खोलने के लिए भारत के सुझाव के जवाब में
ढाका ने कहा है कि इन्हें फिर से खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि आर्थिक साझेदारी समझौते नए रोजगार सृजित करेगा, जीवन स्तर बढ़ाएगा और भारत और बांग्लादेश में व्यापक सामाजिक और आर्थिक अवसर प्रदान करेगा। साथ ही साझेदारी विश्वसनीय और टिकाऊ क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला स्थापित भी करेगा। रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर हमला तेज कर दिया है। बुधवार तड़के रूसी सेना ने यूक्रेनी शहर खिरसोन में नागरिक ठिकानों पर 33 रॉकेट दागे। वहीं बीते 24 घंटे में अधिक टैंक और बख्तरबंद वाहन भी तैनात किए गए हैं। यह जानकारी यूक्रेनी सेना द्वारा दी गई है। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दोनेत्स्क प्रांत के रणनीतिक पूर्वी शहर बखमुत और उत्तर में लुहांस्क प्रांत के स्वातोव के आसपास लड़ाई विशेष रूप से तेज हो गई है। तालिबान द्वारा महिलाओं के खिलाफ लिए गए फैसलों और तालिबान की नीतियों की पूरे विश्व में निंदा हो रही है। वहीं अफगानिस्तान को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तालिबान से स्कूलों को फिर से खोलने और महिलाओं के खिलाफ बनाई गई अपनी नीतियों और प्रथाओं को तेजी से बदलने का आह्वान किया है। साथ ही सुरक्षा परिषद इसके अलावा उन रिपोर्टों से भी चिंतित है जिसमें तालिबान ने गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की महिला कर्मचारियों को काम पर जाने से प्रतिबंधित कर दिया है, जिसे लेकर यूएनएससी ने कहा कि तालिबान के इन फैसलों से देश में मानवीय कार्यों पर काफी असर पड़ेगा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के बीच रूस की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रूस यूक्रेन में जारी युद्ध के लिए सीधे अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। रूसी समाचार एजेंसी TASS को साक्षात्कार देते हुए लावरोव ने कहा कि यूएसए जारी सैन्य संघर्ष का सबसे बड़ा लाभार्थी है। वह आर्थिक और सैन्य रणनीतिक नजरिए से सबसे बड़ा लाभ प्राप्त करना चाहता है। लावरोव ने कहा कि फरवरी से अब तक यूक्रेनी शासन को प्रदान की जाने वाली सैन्य सहायता की मात्रा 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई है, जो कि कई यूरोपीय देशों के सैन्य बजट के बराबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में वर्ष 2023 में भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर समीक्षा बैठक की और अफसरों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को विश्व के बड़े राष्ट्रों के समूह G20 की अध्यक्षता करने का गौरव प्राप्त हुआ है। योगी ने कहा कि यह समारोह उत्तर प्रदेश के लिए अपार संभावनाएं लेकर आया है। यह कार्यक्रम ब्रांड यूपी को दुनिया से परिचित कराने का शानदार मंच है। हमें इस वैश्विक समारोह का अधिकाधिक लाभ लेना चाहिए। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ से बनी शिंदे सरकार ने विधानसभा में आज एक अहम विधेयक पारित कराया है। इस विधेयक के अनुसार लोकायुक्त को मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई जांच शुरू करने से पहले विधानसभा की मंजूरी लेनी होगी। साथ ही इसके लिए विधानसभा के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों की मंजूरी जरूरी होगी। बता दें कि यह वो विधेयक है जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल के दायरे में लाने का प्रावधान है। इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि लोकायुक्त मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े ऐसे मामलों की जांच नहीं करेगा जो आंतरिक सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य एक के बाद एक विकास के नए कीर्तिमान रच रहा है। इसी कड़ी में प्रशासन ने राज्य में 70 नए बड़े पुल के निर्माण को मंजूरी दी है। नदियों पर 32 और रेलवे फाटकों पर निर्मित होने वाले 38 पुलों की इस परियोजना पर कुल 1397 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस परियोजना के निर्माण में कुल 2.5 से 3 वर्ष का समय लगेगा। राज्य के अयोध्या, आगरा, लखीमपुर खीरी सहित लगभग 50 स्थानों पर निर्मित होने वाली इस परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण के बाद कार्यदायी संस्था को काम पूरा करने के लिए 18 महीने का समय मिलेगा। कोरोना महामारी के बाद वैश्विक स्तर पर आई मंदी के बाद भी भारत के रियल एस्टेट सेक्टर ने जोरदार तरक्की की है। भारतीय प्रॉपर्टी कंसल्टेंट संस्था एनारॉक द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश के प्रमुख 7 शहरों में इस वर्ष 3,64,900 इकाई का विक्रय हुआ, जो अब तक सर्वाधिक स्तर है। इससे पहले वर्ष 2014 में सबसे ज्यादा 3.43 लाख इकाई बिकी थी। नए आवासीय संपत्ति की बिक्री का आंकड़ा जारी करते हुए एनारॉक ने बताया कि 2022 में कुल 3,64,900 घरों की बिक्री हुई है, जो 2021 की 2,36,500 इकाइयों के मुकाबले 54% ज्यादा है। 7 प्रमुख शहरों में दिल्ली NCR,
मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे शामिल हैं। देश की महिलाएं क्रिकेट के क्षेत्र में एक के बाद एक नया इतिहास रच रही हैं। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गई अंडर 19 भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने T20 सीरीज का पहला मैच बड़े अंतराल से जीता है। इसी के साथ 5 मैचों की सीरीज में भारत ने 1-0 से बढ़त बना ली है। मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 137 रन का स्कोर बनाया। वहीं जवाबी बल्लेबाजी में दक्षिण अफ्रीका का खेल 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 83 रन पर ही थम गया। टीम इंडिया से श्वेता सहरावत और सौम्या तिवारी की जोड़ी ने 70 रन की शानदार साझेदारी कर टीम को मजबूत स्कोर दिया। हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में भारत को प्रमुख निर्यातक बनाने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आगामी बजट में सरकार हरित हाइड्रोजन उद्योग को 180 अरब रुपए का प्रोत्साहन दे सकती है। इस उद्देश्य में आगामी 5 वर्षों में हरित हाइड्रोजन की उत्पादन लागत में 80% की कटौती करना प्रमुख उद्देश्य होगा। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी एवं अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के प्रबंधन ने बताया है कि अभी यह लागत 300 से 400 रुपए प्रति किलो है। वहीं सरकार ने घोषणा की थी कि वर्ष 2030 तक भारत सालाना 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा।